नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। चलिए, आज डे 3 हम जो किया उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल तक का था वो तो क्लियर है ना अभी? चलिए, फिर अब हम आपको पेन से ही दिखा देते हैं। हम्म, जो हम कल बात कर रहे थे ना, काल पुरुष की कुंडली। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है काल पुरुष की कुंडली। जैसे वास्तु में वास्तु पुरुष से हम हर चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली, उसमें फिक्स हाउस है, मतलब फिक्स राशियां हैं। जैसे पहला मेष राशि, सेकंड वृषभ राशि, थर्ड हाउस में जेमिनाई, फोर्थ हाउस में कर्क राशि, फिफ्थ हाउस में लियो साइन, सिक्स में वर्गो, सेवन में लिब्रा, एट में स्कॉर्पियो, नाइन में सैजिटेरियस यानी धनु राशि, टेंथ हाउस में मकर कैप्रिकॉन, इलेवेंथ में एक्वेरियस कुंभ, ट्वेल्थ में मीन यानी पाइसेस। ये फिक्स है। ये कुंडली के 12 को आप बना के हमेशा रखें अपने साथ में, ताकि कुछ भी चीज आपको नोट करनी हो तो आप फटाफट से करते। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मेट बना के रखिए। जो क्लास होती है ना, आप उसमें पेंसिल से नोट करते जाइए, ताकि उसके नोट्स बन जाए तो नेक्स्ट में आप उसको रब करके फिर वापस यूज कर सकते। पेन से 12 ये कुंडली बना लो पूरी 12 हाउसेस की, बाकी पेंसिल वर्क किया कीजिए। ठीक है, ये कालपुरुष की कुंडली होती है। ये फिक्स है, वहां पे राशियां इसी तरीके से अरेंज है, और यही राशियों का क्रम है। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, ऐसे अप टू 12। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब जैसे हमने बात की थी ना, 27 नक्षत्र आ गए, है ना? वो नक्षत्र कौन से हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नक्षत्र आता है उसे बोलते हैं अश्विनी नक्षत्र। मैं आपको अभी चार्ट आएगा ना, वहां पे बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। पूरा पहला जो नक्षत्र है सबसे फर्स्ट, वो है अश्विनी। अगर इसका हम देखें कहाँ तक इसका फैलाव है, तो वो 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की थी, 13 डिग्री 20 मिनट। और इसका जो लॉर्ड है वो है केतु। हर एक नक्षत्र का लॉर्ड है ना? जैसे सेकंड आता है भरनी, वो 13.20 से फिर 13.20 ऐड करोगे तो 26 डिग्री 40 मिनट आ गए। इसका लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। फिर भरनी के बाद आता है कृतिका। कृतिका 26 डिग्री 40 से लेकर प्लस 13.20 किया, 40 डिग्री आया। इसका लॉर्ड कौन हो गया? सन। रोहिणी 40 से 13.20 ऐड किया तो 53 डिग्री 20 मिनट तक आया आपका चंद्रमा। ठीक है, फिर आया मृगशिरा नक्षत्र। ये 53.20 से लेकर प्लस 13.20 करेंगे तो 66 डिग्री 40 मिनट। इसका लॉर्ड कौन होता है? मंगल। फिर आता है आपका आद्रा नक्षत्र। आद्रा का जो लॉर्ड है वो है राहु। 66 डिग्री 40 से लेकर 80 डिग्री तक इसका फैलाव है, या विस्तार है, अंशात्मक डिग्री वाइज, है ना?
फिर आता है आपका पुनर्वसु नक्षत्र, वो 80 डिग्री से प्लस 13.20 किया तो 93.20 पे गया। इसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र, 1993 डिग्री 20 मिनट से 106 डिग्री 40 मिनट तक। इसका जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। और आपने देखा होगा ये पुष्य नक्षत्र आपने दीपावली के आसपास, आजकल बहुत सारा मीडिया पे आ जाता है, न्यूज़पेपर में आता है ना, पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में जो भी आप चीजें लेते हैं, कुछ खरीदारी की जाती है ना, उसके लिए। फिर आता है अश्लेषा 9th नंबर पे, इसका लॉर्ड है मरकरी। सब में आप 13.20 जोड़ते जाइए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आता है 10th नंबर पे जो नक्षत्र आता है वो आता है मघा नक्षत्र, 120 डिग्री से 133.20, इसका जो लॉर्ड है वो केतु। फिर आता है पूर्वा फाल्गुनी, उसका लॉर्ड है शुक्र। फिर आता है उत्तरा फाल्गुनी, उसका लॉर्ड है सन। फिर आता है हस्त, इसका लॉर्ड है चंद्रमा। फिर आता है चित्रा नक्षत्र, ये 173 डिग्री 20 से लेकर 186.40 मंगल। फिर स्वाति नक्षत्र, इसका स्वामी कौन है, राहु। विशाखा, इसका लॉर्ड है जुपिटर। फिर अनुराधा, उसका लॉर्ड है सैटर्न। मैं भी आपको ग्रुप बता दूंगा ना, इजी हो जाएगा आपको। फिर आता है ज्येष्ठा, उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। फिर आएगा आपका मूल नक्षत्र, इसका लॉर्ड है केतु। फिर आता है पूर्वाषाढ़ा, 253 डिग्री 20 से लेकर 266 डिग्री 40 मिनट तक, इसका लॉर्ड है शुक्र। उत्तराषाढ़ा, सूर्य लॉर्ड है उसका। श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा लॉर्ड है। घनिष्ठा नक्षत्र का मंगल। शतभिषा का राहु। पूर्व भाद्रपद का शुक्र। उत्तरा भाद्रपद का सैटर्न। रेवती का मर्क्यूरी। तो टोटल हो गए आपके 27 नक्षत्र, और 9 है प्लेनेट, ये तो आपको पता है। 12 9 12 यानी 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 भाव। तो आचार्य जी, जो पहले वाला स्क्रीन भी आप प्लीज शेयर कर लीजिएगा। एक अभी ये 19 से है ना, 19 से पहले वाला एक बार एक मैं मिनट एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ जी ले लीजिए आप ये। हाँ जी, इससे पहले वाला भी। इससे पहले वाला भी चलिए। हाँ जी, नंबर मैं भी 1 आपको से। आगे देने वाला था, मैं आपको बता देता, वहां पे आप नोट कर लेते, चलिए कोई बात नहीं, हाँ स्क्रीन जी, शॉट। हाँ जी, ले ठीक लिए। है, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे। हाँ जी। चलिए ये ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो देखिए 27 नक्षत्रास हैं, और प्लेनेट है 9। अगर 27 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो क्या आएगा, 3। 9 3 जा 27। तो एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र का लॉर्डशिप है, सिंपल सा है। 27 नक्षत्रास, 9 प्लेनेट, हमने डिवाइड किया तो आया 3, यानी कि 1 प्लेनेट, एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र का लॉर्डशिप यानी स्वामित्व है, एक ग्रह के पास। तब हो गए 27। अब एक आप टर्म लिखिए, ये इसको याद कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। केशुर चमरा गुशबू। एक दिन में याद ऐसे, मतलब 4 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगी। केशुर चमरा गुशबू, ये एक हैरार्ची है आपके जीवन में, जब दशाएं चलती है उसका ये हैरार्ची है। पहले केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद यानी कि रवि, सूर्य। फिर यानी चंद्रमा, चंद्रमा के बाद में यानी मंगल। यानी राहु, उसके बाद में यानी गुरु। उसके बाद शनि यानी यानी शनि, और यानी बुध। ये साइकिल चलती है। अगर किसी के राहु की दशा चल रही तो उसके बाद जुपिटर की आएगी, जुपिटर के बाद सैटर्न की आएगी, सैटर्न के बाद बुध की आएगी, बुध के बाद केतु की आएगी, केतु के बाद शुक्र की दशा, शुक्र के बाद सूर्य की दशा, उसके बाद चंद्रमा की दशा, ऐसे मंगल। ये साइकिल चलती रहेगी। ये आपको याद रखना, केशुर चमरा खुशबू। अगर किसी के भी सैटर्न की चल रही है तो आप उसको बोल सकते हैं इसके बाद तुम्हारी बुध की दशा आएगी, या इससे पहले जुपिटर की दशा थी, है ना। केशुर चमरा खुशबू, बस इतना सा याद रखना।
इससे सारी साइकिल्स का यही चलेगा सिस्टम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैं इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट दे रहा था, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्लेनेट के पास में तीन नक्षत्र है, यानी कि अश्विनी मघा मूला, इसके लॉर्ड कौन है? केतु। भरणी पूर्वा फागुनी पूर्वाषाढ़ा, वीनस शुक्र। कृतिका उत्तरा फागुनी उत्तराषाढ़ा, सूर्य। रोहिणी हस्त श्रवण, चंद्रमा। मृगशिरा चित्रा घनिष्ठा, मार्स मंगल। आद्रा स्वाति शतभिषा, राहु। पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपदा, जुपिटर। पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, इसका हो गया लॉर्ड सैटर्न। अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इन तीनों नक्षत्र के लॉर्ड है मरकरी यानी कि बुध। एक प्लेनेट के पास में तीन नक्षत्र की लॉर्डशिप है, ओनरशिप है। ठीक है, और ये इसका पूरा ये ग्रुपिंग बना हुआ, ये इजी रहेगा। लिखा वही जाएगा जैसे अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा पूर्वा फागुनी उत्तरा फागुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा घनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, और सबसे लास्ट नक्षत्र आता है वो है रेवती नक्षत्र। एक 28वां नक्षत्र है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं होता है, और उसको सब जने बहुत, वो है भी इम्पोर्टेंट वैसे। कौन सा नक्षत्र है पता है? उस नक्षत्र के अंदर या उसकी होरा के अंदर कोई भी काम करेंगे तो बहुत सक्सेस होता है। बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो 27 नक्षत्र, और ये इनके ऑनर आ गए सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो बात करेंगे मूल, आपने सुना होगा ना, बहुत से बोलते हैं ना पंडित वगैरह, ये तो मूल के अंदर पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। हाँ जी। गंडमूल नक्षत्र पूरा नाम है इसका, गंडमूल नक्षत्र, जिसे कि हाँ शुभ जी, नहीं माना जाता है। शुभ नहीं माना जाता, जो कि करेक्ट। मूल नक्षत्र में जिसकी पैदाइश होती है, जो जन्म लेता है, उसके लिए मूल शांति करवाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो लाइफ में उसके बहुत प्रॉब्लम्स फेस आती है। इसलिए मूल नक्षत्र आपने देखा होगा, जब एक लेडी कोई बच्चे को जन्म देती है, तो जो सूर्य पूजा होती है, कहीं पे कुंड पूजा बोलते हैं ना ऐसा, वो 7 डेज में हो जाती है। लेकिन जब मूल नक्षत्र में कोई अगर बच्चे का जन्म होता है तो 21 डेज के बाद में पंडित जी आके उसकी पूजा करवाते हैं। मूल शांति करवाई जाती है, फिर वो पूजा होती है, जहाँ पे बच्चे को पहली बार ये कहते हैं सूर्य के सामने लाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। अलग अलग नाम, अलग अलग है, रिचुअल सेम ही है। तो हाँ। वो कौन सा है जो आपको पता चल जाए कुंडली देखने से कि ये बच्चा मूल नक्षत्र में हुआ है, और अब इसके लिए मूल नक्षत्र की शांति होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिथ है। वो कैसे है, दो प्लेनेट्स हैं, उनके जो नक्षत्र हैं, अगर उन नक्षत्र में किसी का भी जन्म होता है तो कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, मूल के नक्षत्र है। पहला है केतु, और दूसरा है मर्क्यूरी यानी बुध। अब जो केतु के जो नक्षत्र हैं और जो बुध के नक्षत्र हैं, ये 6 नक्षत्र हो गए, अगर इसमें किसी का जन्म है तो कहते हैं मूल, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसकी नक्षत्र। मूल शांति कराओ, जबकि ये गलत है। ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच नहीं है ये। मूल में तो जैसे आपने देखा, केतु का अश्विनी मघा मूला, अगर 3 नक्षत्र में है तो मूल नक्षत्र पंडित जी कहेंगे इसकी मूल की शांति कराओ। या अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो मूल का मान के कहते हैं इनका जन्म मूल में हुआ है, आप इनकी मूल शांति कराओ। गलत है ये आधा सच है। पूरा सच क्या है मैं बताता हूँ। केतु और मरकरी के जो तीन तीन नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों को मूल के नक्षत्र माना जाता है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं आंशिक मूल और पूर्ण मूल, है ना। अगर स्लाइटली है, आंशिक है, तो इतना असर नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन वो पूर्ण मूल नक्षत्र में आ गया तब वो प्रॉब्लम फेस करेगा, वहां पे मूल नक्षत्र की शांति करवाना कंपल्सरी होगा। ठीक है, लेकिन बताया क्या जाता है, अश्वनी में है मूल नक्षत्र, मेघा में है मूल में हो गया, मूल नक्षत्र में है अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती। अगर 6 नक्षत्र में जन्म आ गया, कहेंगे जी ये तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है,
इसकी मूल नक्षत्र की शांति करवाई जाए, क्योंकि पैसा पंडित जी को वहीं मिलना है। ठीक है। अब मूल के हो गए 6 नक्षत्र, अश्वनी मगा मूला, जैसे मैंने बताया केतु वाले, और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये है आपके बुध के नक्षत्र। ठीक है, ये 6 नक्षत्र होते हैं मूल के। अब देखिए जैसे रेवती नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, यही बताया था ना। अब इसके चार, मैंने बताया एक नक्षत्र के 4 स्टेप हैं, 4 पद हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ऐसे ही आ गया आपका अश्वनी, जैसे रेवती ये रहा यहाँ पे, तो इसके बाद कौन सा आएगा, अश्वनी। तो अश्वनी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर नक्षत्र के 4 पद होंगे, 4 चरण। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको, जो रेवती नक्षत्र में अगर उसका तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी नेटिव का जन्म रेवती नक्षत्र के थर्ड और फोर्थ स्टेप में अगर हुआ है, तो वो मूल नक्षत्र कहलाएंगे, पूर्ण रूप से मूल नक्षत्र में पैदाइश होगी उसकी। और अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तब वो मूल नक्षत्र पूर्ण रूप से उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर रेवती के फर्स्ट और सेकंड में है तो वो आंशिक मूल होगा। अश्विनी के थर्ड और फोर्थ स्टेप का चरण में जन्म हुआ है, वो भी आंशिक मूल होता है। पूर्ण रूप से मूल माना जाएगा रेवती के थर्ड और फोर्थ में, और अश्विनी के फर्स्ट और सेकंड में। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है मघा। हाँ मगा आएगा ना। तो हाँ मघा है। अश्विनी के साथ में मगा। अश्लेषा, अश्लेषा और मगा, देखिए ऐसे गिनना, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, फिर मगा, फिर पूर्वा फागुनी उत्तरा फागुनी, ऐसे ज्येष्ठा के बाद मूला, फिर रेवती, ऐसे ऐसे चलना है। अश्विनी के बाद में कौन सा आया, अश्विनी के बाद में आया अश्लेषा 9th नंबर, और उसके बाद आया 10th नंबर मगा। तो जो अश्लेषा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म थर्ड और फोर्थ चरण में हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र के थर्ड और फोर्थ में, और मगा नक्षत्र के फर्स्ट और सेकंड चरण में अगर सेकंड। जन्म हुआ है, तब वो पूर्ण मूल में जन्म माना जाएगा। अच्छा। अगर अश्लेषा का फर्स्ट सेकंड है और मगा का थर्ड फोर्थ है, वो पूर्ण मूल में जन्म नहीं माना जाता। अब क्या बचा इसके बाद, ज्येष्ठा और मूला। तो ज्येष्ठा के 1 2 3 4 और मूल के 1 2 3 4। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के थर्ड और फोर्थ चरण में जन्म है, तब पूर्ण मूल में जन्म। और मूल नक्षत्र के फर्स्ट और सेकंड चरण में अगर जन्म है किसी का, तब वो पूर्ण मूल में जन्म माना जाता है, और इसकी मूल शांति पंडित जी से करवाना अति आवश्यक है। ये है पूरी तरीके से मूल नक्षत्र की थ्योरी। लेकिन बोला क्या जाता है, अश्विनी मगा मूल, अश्लेषा ज्येष्ठा नियति में मूल शांति करवा दो। लेकिन आपको देखना पड़ता है उस नक्षत्र के कौन से चरण में उसका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा कि ये पूर्ण मूल में जन्म हुआ है या आंशिक मूल में जन्म हुआ। क्लियर ये थ्योरी एकदम, ऐश्वर्या जी सही है, विजया जी हाँ जी। क्लियर। हाँ अब जी। हाँ जी। जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ऐसा तो नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं। ठीक। अब ये देखो, रेवती के थर्ड फोर्थ, अश्विनी के फर्स्ट सेकंड, अश्लेषा के थर्ड फोर्थ, मगा के फर्स्ट सेकंड, ज्येष्ठा के थर्ड फोर्थ, मूल के 1 2। अगर इन चरणों में अगर किसी का जन्म है तो पूर्ण मूल में जन्म है, अब मूल शांति करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी। मूल का पूरा लेना पड़ता है। हाँ जी, आ, मूल का भी मूल का मतलब चारों पाद, चारों फर्स्ट चरण लेना। चरण तो 4 है, लेकिन उसमें से ये मैंने आपको बताया ना, देखो मूल के हाँ फर्स्ट जी। और सेकंड, और ज्येष्ठा के थर्ड और फोर्थ, ज्येष्ठा की थर्ड फोर एंड मूला की 1 2। 1 2। बाकी हाँ के जी। हाँ। इससे बाहर है, वो आंशिक हाँ। है, ओके। पूर्ण नहीं है। हाँ हाँ। जब ओके। पूरा जब खराबी नहीं हुआ है तो क्यों करना, फिर आप छोटी रेमेडी से भी आप उसको काम हो जाएगा बच्चे का।
हाँ, अगर इस स्टेप्स के अंदर आ रहा है तब पंडित जी को कह के यस उसकी मूल शांति का वो जरूर करवाना है, वो जरूर। देखो, जो चीजें हमारे शास्त्रों में, जो हमारे पुराणों में, जो हमारे वेद ऋषि लिखे गए उसको तो झुठला नहीं सकते। लेकिन क्या होता है ना कि पूरा सच नहीं बताया जाए, पूरा सच नहीं जान के बताया जाए, वो गलत हो। इसलिए यही बताया जाता है बस ये बुध और केतु के नक्षत्र है, मूल में जन्म है, कुल शांति करा, ऐसा नहीं है। पर ये आपका पूरा डिटेल है उसका, हाँ इस तरीके से है। यस, मूल शांति तो होगी, जरूरी है वो, लेकिन कब करवानी है हम यहाँ से डिसाइड करें। क्लियर? हाँ जी। क्या तक? चलिए, अब बात करते हैं हम नक्षत्र डिवाइड इन राशियां और उनके चरण। ये टेबुलेशन है, देख लीजिए आप, है ना। जैसे मेष राशि है, उसमें अश्वनी, भरनी, अश्वनी भरनी के चारों चरण आएंगे और कृतिका का फर्स्ट स्टेप आता। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का भी जन्म नक्षत्र यानी कि चंद्रमा अश्वनी के चारों पदों में हो, चारों में से कोई भी हो, या भरनी के चारों में से कोई भी हो, और कृतिका का पहला पद के अंदर अगर जन्म होता है तो वो मेष राशि होगी। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, एक टेबुलेशन में आता है उसका नाम। वृषभ में कृतिका के बचे हुए तीन, यानी कि एक तो चला गया मेष में, बचे कितने? तीन। तो पहले आगे ये, फिर रोहिणी के चार और मृगशिरा के दो, क्योंकि चार और तीन सात, अब क्या बचे? दो। तो रोहिणी के सिर्फ दो स्टेप ही आएंगे इसके अंदर, तब होगी वृषभ राशि। अब आते हैं आपके मृगशिरा के दो, यानी कि अगर किसी भी जातक का जन्म मृगशिरा के थर्ड और फोर्थ चरण में हुआ है तो उसकी राशि होगी मिथुन, ऐसे समझ लीजिए। अगर आद्रा के चारों चरण में है, किसी में भी है, तो जैमिनाई। चार और दो कितने हो गए? छह। अब क्या बचे पीछे? तीन। नौ ही होते हैं ना नक्षत्र। तो पुनर्वसु के तीन पद, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर इनमें किसी का जन्म है उसकी राशि होगी जैमिनाई। इस तरीके से हर राशि के अंदर ये नक्षत्र डिवाइड किए गए हैं उनके स्टेप से। अब देखिए, कर्क राशि में पुनर्वसु के तीन, जैमिनी में चले गए तो पीछे क्या बचा? एक। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेषा के चारों चरण, 4+4+1 9। अब इसमें अगर किसी का अभी चंद्रमा इनके नक्षत्र में है तो उसकी राशि होगी कर्क। ऐसे ही सिंह राशि में मघा के चारों पद, पूर्व फाल्गुनी के चार स्टेप और उत्तरा फाल्गुनी का सिर्फ एक, क्योंकि 4+4 8, एक बचा एक, इसलिए एक ही आ सकता है यहाँ पे। कन्या में क्या जाएंगे? उत्तरा फाल्गुनी के बचे हुए तीन नक्षत्र, फिर हस्ता के चार, तो चार और तीन सात। अब नेक्स्ट कौन सा है? चित्रा, उसके आएंगे दो चरण। ये हो गया वर्गो। लिब्रा को मिला चित्रा के टू, स्वाति के चार और विशाखा के तीन। वृश्चिक को मिला विशाखा का एक, क्योंकि तीन तुला में रह गए, अनुराधा के चार और ज्येष्ठा के चार, स्कॉर्पियो में आएंगे। धनु राशि में मूल चार, पूर्वा भाद्रपद चार, अब बचा क्या? एक। तो उत्तराषाढ़ा का एक नक्षत्र का पद प्रथम, वो आएगा सैजिटेरियस में। फिर कैप्रिकॉर्न राशि आती है 10 नंबर राशि, उसमें कौन सा आएंगे? उत्तराषाढ़ा के बचे हुए तीन, श्रवण नक्षत्र के चार पद। अब दो किसके आएंगे? घनिष्ठा के। ऐसे एक्वेरियस में घनिष्ठा के दो, शतभिषा के चार और पूर्व भाद्रपद के तीन, इनको मिलेगी 11th, यानी कि एक्वेरियस साइन। अब मीन 12th पाइसेस, यानी कि पूर्व भाद्रपद का बचा हुआ एक, उत्तरा भाद्रपद के चार और रेवती के चार। आप चंद्रमा के नक्षत्र के पद देख के भी आप बता सकते हैं इसकी ये राशि है। हालांकि कुंडली में तो पढ़ा, जहाँ जिस हाउस में वो नंबर लिखा है और चंद्रमा है वही राशि होती है, लेकिन अब नक्षत्रों को कैसे राशि अलॉट हुई है वो पता लग जाता है हमें इस चार्ट से। ये मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, ये बेस है, ये फाउंडेशन है, ये जितना स्ट्रांग होगा ना, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए आगे चल के बहुत इजी रहेगी। फिर आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही है। आप बेस को क्लियर, रूट्स को सही कर लेंगे ना स्ट्रांग, तो फिर बढ़िया आगे, है ना। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग बरसों बरस चलती है ना। डिपेंड है सारी बिल्कुल। फाउंडेशन।
जैसी बिल्कुल। फाउंडेशन है वैसी उसकी स्टेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी चलती। ठीक है, ये ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप। पीडीएफ मिलेगी आपको सबको, है ना, चिंता मत। आगे चले अब, यहाँ से हो गया ये। हाँ जी। अब राशियों के गुण स्वरूप, या जैसे कहते हैं ना क्रूर और सौम्य, तो जितनी भी ऑड साइंस है ना, विषम राशियां कौन सी हो गई, एक यानी कि मेष, थ्री यानी कि जेमिनाई मिथुन राशि, पांच यानी कि लियो सिंह, सात लिब्रा, नाइन सैजिटेरियस, इलेवन एक्वारिस कुंभ, इनको बोला जाता है विषम राशियां, ऑड साइन। मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ। फिर आती है सम राशियां, इवन, टू वृषभ, फोर कर्क, सिक्स वर्गो, एट वृश्चिक, टेन मकर, ट्वेल्व स्पाइसेस मीन। ये आ गई आपकी सम राशि। इवन और ऑड ये समझना। हर राशियां नंबर से है ना, कुंडली में भी नंबर ही लिखे होंगे, नाम नहीं लिखे होते हैं। ऑड नंबर्स हैं वो सब, हाँ सॉरी, ऑड नंबर है वो सब विषम राशियां हैं, और इवन नंबर है वो सब सम राशियां हैं। अब क्रूर राशियां कौन सी है? क्रूर राशि कौन सी होगी? जो ऑड, ऑड साइन वाली, क्रूर, क्रुएल, है ना। मेष, एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये क्रूर राशियां हैं। तो सौम्य राशियां कौन सी हो गई? वृषभ, टॉरस, कर्क, कैंसर, सॉरी, कैंसर, वर्गो कन्या राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो, मकर कैप्रिकॉर्न, ट्वेल्व यानी पाइसेस मीन राशि। ये है सौम्य राशि, सॉफ्ट, अच्छे। क्रूर यानी कि क्रुएल हो गए। हम्म। अब मेल साइन कौन से होंगे? जो ऑड साइन है, जो ऑड साइन है सारे वो सब मेल पुरुष राशियां हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। फीमेल्स कौन सी है? फीमेल फेमिनाइन कौन सी है? टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ये कौन सी राशि हो गई? ये फेमिनाइन राशि, ये स्त्री राशि। अब देखिए, एक तरह से अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्रूर राशि होगी। क्रूर राशि कैसे होगी? क्रूरता, क्रूरता बोलते हैं ना, ये क्रूरता है इसमें। यानी कि कैसे लोग होंगे वो? एग्रेशन में, गुस्से वाले। सौम्य राशियां, सॉफ्ट, डिलाइटफुल। मेल डोमिनेंस में कौन होगा? ये मेष, मिथुन, सिंह, धनु, तुला, कुंभ। आराम से सपोर्टिव, जैसे मान लिया, वो कैसे होंगी? ये वाली कौन सी? टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, मकर में। इस तरीके से समझ सकते। केयरिंग वाले ये होंगे, हाँ, केयरिंग वाला नेचर इनका होगा, डोमिनेंस वाला नेचर इनका है, मेल, है ना। अब देखिए, 12 राशियां हैं, है ना, एरिस से लेकर पाइसेस तक। और 9 प्लेनेट है, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। 7+2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहु और केतु को कैबिनेट मिनिस्ट्री का, उनको स्टेटस नहीं मिला हुआ, इनको कोई भी राशि का घर नहीं मिला हुआ, इसलिए इनको छाया ग्रह भी बोलते हैं ना। राहु और केतु, राहु और केतु को क्या बोला जाता है? राहु और केतु क्या है? ये मून की नोड्स है, दो चंद्रमा की, दो दो नोड्स हैं, एक एंड। नॉर्दर्न नोड, एक साउदर्न नोड। हाँ। दो पॉइंट होते हैं ना मून के, एक राहु और एक केतु, ये चंद्रमा के दो नोड्स होते हैं। और एक और चीज है, बोला जाता है चंद्र ग्रह, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है। चंद्रमा सैटेलाइट है, उपग्रह है। उपग्रह है, किसका उपग्रह ओके। है? सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है।
चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए चंद्रमा को उपग्रह बोला जाता है। ठीक है। तो अब ये 7 तो हो गए पूर्ण रूप से ग्रह। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब पीछे बचे 2, राहु और केतु। इसमें 7+2 बोला होता है। ठीक है। सूर्य कौन है? इसको हम राजा बोलते हैं, चंद्रमा रानी। यानी कि सूर्य कौन हो गया? मालेफिक पुरुष, है ना। और चंद्र यानी कि स्त्री। और सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह, है ना, लियो साइन। मून का कौन सा है? कैंसर, कर्क। सिंह राशि क्या है? पुरुष। कर्क राशि क्या है? फेमिनाइन। ठीक है। तो अब 12 में से 2 राशियां निकाल दीजिए, सिंह और चंद्रमा वाले, सिंह और कर्क। 12 में से 2 राशियां निकाले, पीछे कितनी बची? 10, 10। है ना। तो अब 10 में से कौन क्या हो गई? 5 है ऑड, 5 है इवन। 5 है ऑड और 5 है इवन। तो 7-2 किया तो बचे कितने? 5 ग्रह। सूर्य और चंद्रमा को निकाल दिया, अब कितने बचे? 5। देखो पहले है 9, 9। 2 निकालो राहु केतु, क्योंकि पूर्ण रूप से ग्रह नहीं है। अब सूर्य को सिंह राशि है, चंद्रमा को कर्क राशि मिली हुई है। तो अब ये 2 राशियां निकल गई 12 में से, तो बची 10। और ग्रहों में से 2 निकल गए, सूर्य चंद्रमा, तो बचे 7-2 5। 10 राशियां 5 ग्रह, यानी कि एक ग्रह को 2 राशि मिली हुई है, एक प्लेनेट को 2 जॉडिक साइन मिलेंगे। कैसे? अच्छा। अभी देखिए, मंगल मार्स को मिला है फर्स्ट और 8, यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो। मेष, वृश्चिक, एक विषम एक सम। ठीक हाँ। है। अब बुध, मर्क्यूरी, उनको मिली है 2 राशि अलॉट हुई है, कौन सी? जेमिनाई और वर्गो। मिथुन और कन्या, एक विषम एक सम, 3-6। थर्ड है जुपिटर। जुपिटर को मिली 2 राशियां, कौन सी? 9 और 12, यानी कि सैजिटेरियस और पाइसेस। एक सैजिटेरियस है विषम, पाइसेस है सम। शुक्र, वीनस, वीनस को मिले 2 साइन, 2 और 7। नंबर 2 यानी कि टॉरस, वृष। नंबर 7 तुला, लिब्रा। देखिए एक सम और एक विषम। शनि, सैटर्न को मिले 2 साइन, 10 और 11। 10 यानी कि सम, 11 यानी कि विषम। तो कौन सा है? कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, मकर और कुंभ। इस तरीके से प्लेनेट को राशियां अलॉट है। क्योंकि जब एलोकेशन हो रहा था ना, तो सूर्य ने बोला मैं तो राजा हूँ, मुझे सबसे पहले मैं लूंगा। तो सूर्य ने सिंह राशि ले ली। फिर बोली रानी, बोली राजा जी मैं अकेली कैसे रह सकती, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं आपकी रानी हूँ। रानी को चंद्रमा को कर्क राशि दे दी। इन दोनों ने अपने अपने राशियां लेके अपने फ्लैट बुक कर लिए। अब जो बचे पीछे 5, उन्होंने कहा अब क्या करें। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा है। तो इन्होंने सब्र की, तो जिन्होंने पेशेंस नहीं था उनको एक एक मिला, जिन्होंने सब्र की उनको 2-2 मिल गई। तो सूर्य चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि मिली, बाकी सबको डबल। ठीक है। ये राशि के लॉर्ड इस तरीके से आप समझोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, इजी रहेगा आपको। ठीक है। हाँ। अभी क्लियर है ना? 12 राशियां हैं, फिर 9 किया हमने, फिर उसमें से 2 निकाले। पहले राहु केतु, फिर सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने हाउसेज ले लिए। फिर बची हाँ जी। राशियां, 5 ग्रह बचे। अब 10 राशियां 5, यानी कि 5 टू 10। एक को मिल गई 2 राशियां के सामने से। क्लियर है? हाँ जी। चलिए, अब हम बात करते हैं साइन। जो मैंने कल बताया था वो आज टेबुलेशन फॉर्म में देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है।
अभी जो हमने बात की वही है। 1 8 2 7 3 6 4 5 9 12 10 11। ठीक है। अब देखिए जो साइन है ना, ये जॉडिक साइन है, एरिस से लेकर पाइसेस तक। अब इनके कैसे इनकी है, वो तो कुछ है चर। चर यानी कि मूवेबल, अचर, फिक्स साइन, डिसअबाउ, ड्वेल नेचर। इन राशियों को अब बाइफरकेट किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर, मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्वेल साइन। तो जो मूवेबल में आते हैं यानी चर राशि, वो है 1 4 7 10, एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, मेष, कर्क, तुला और मकर। ये है मूवेबल साइन। फिक्स्ड अचर राशि कौन सी है? 2 5 8 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। अब डुअल साइन कौन से आ गए? 3 6 9 12, जेमिनाई, मिथुन, 6 वर्गो कन्या, 9 धनु, सैजिटेरियस, 12 पाइसेस मीन। बीस अबाव, ये डुअल साइन है। ठीक है। ये कैसे, ये चर की तरह भी काम करते हैं, ये अचर भी, फिक्स और मूवेबल दोनों तरह से चलते हैं। जबकि जो चर, जो मूवेबल है वो सिर्फ मूवेबल नेचर है, जिनका फिक्स है उनका फिक्स है, लेकिन डुअल के अंदर दोनों नेचर है, मूवेबल और फिक्स दोनों चलते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला है, अगर नहीं याद रहता है। 1 + 3 करोगे तो 4, 4 + 3 करोगे 7, 7 + 3 करोगे 10, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। ये फॉर्मूला है इसका, याद रखने का कुछ काम नहीं करना। पहले 1 2 3 लिखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मूवेबल, फिक्स, डुअल हो गया सब, सारा बायोवर ग्रेड 1 मिनट के अंदर आपके पास। ठीक है। अब एलिमेंट डिवीजन ऑफ जोडिक साइन, एलिमेंट डिवीजन यानी कि तत्व, जो हमने पढ़े थे ना, 5 तत्व, पंच तत्व। अब इसको कैसे डिवाइड किया जोडिक साइन में? देखिए, सबसे पहला फायर, अग्नि तत्व किसके अंदर है? एरीज, मेष, सिंह और 9 नंबर कौन सी हो गई? सैजिटेरियस, धनु राशि। इनको मिला फायरी एलिमेंट। अगर किसी की ये राशि है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, तो फायरी एलिमेंट कैसा होगा? फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, एनर्जेटिक बहुत होंगे, क्रोध जल्दी आता है, इनका ये नेचर है। अगर किसी की, अब अर्थ एलिमेंट किसको मिला? वृषभ को, कन्या को और मकर राशि को। अगर किसी की टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न अगर जोडिक साइन है, उसके अंदर अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट क्या देता है? स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्टेबल होंगे। अब आता एरी एलिमेंट, वायु तत्व किसको मिला? 3 7 11, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ये कैसे होंगे? एरी एलिमेंट है, 3 7 11। अब क्या बचा? वाटर, वाटर, जल तत्व किसको मिला? 4 8 12, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो और एंड पाइसेस। स्पाइसेस। तो ये जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये बड़े इमोशनल होते हैं लोग। वाटर ये एलिमेंट इमोशन देता है। अब इसको याद करने का नई तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लो, कुछ नहीं याद करना है। एलिमेंट में चार से गिनती लिखनी है, बस। और जहाँ पे हमको मूवेबल फिक्स डुअल देखना है, वहाँ 3 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, है ना। ठीक है, हाँ जी। क्लियर है यहाँ तक। कुछ याद नहीं करना है, चिंता मत कीजिए, बड़े इजीली। अब वहां पे 1+3 का फॉर्मूला था, यहाँ पे 1+4 का फॉर्मूला है। 1+4 5, 5+4 9, 2+4 6, 6+4 10, 3+4 7, 7+4 11, 4+4 8, 8+4 12। हो गया। कहाँ याद गया। आकाश तत्व को राशियों से अलग किया गया है। आकाश तत्व को राशियों से अलग किया गया। आकाश तत्व राशियों में नहीं है। राशियों में फायर, अर्थ, एरी, वाटर, बस। ठीक है, चले, चलिए। अब दोष, त्रिदोष। त्रिदोष कौन से होते हैं। पित्त, वात, कफ। पित्त, वात, त्रिदोष कौन सा होगा। पित्त में 159, वात, पित्त यानी एसिड अम्ल, वात यानी वायु 2 6 10, त्रिदोष 3 7 11, और कफ आता है 4 8 12। ये इन राशियों को ये त्रिदोष भी दिया गया है। मतलब मेष, सिंह और धनु को मिलेगा पित्त। इनको कैसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनको डिजीज की, पित्त से रिलेटेड, एसिडिटी हो गया ऐसा। 2 6 10 यानी कि वृषभ, कन्या और मकर, इनको क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वायु। त्रिदोष 3 7 11, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। इसको कैसे हो सकते हैं, इसको एसिड भी, एसिडिटी भी हो सकती है, इसको गैस्ट्रिक भी हो सकती है, इसको कोल्ड कफ भी हो सकता है। 3 7 11 को। कफ, कोल्ड कौन सा है, 4 8 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। इनको क्या होगा, इनको क्या होता है, कफ से रिलेटेड। ये कफ प्रधान राशियां। आप पूछ सकते हो आपको कफ कोल्ड रहता है क्या, कहीं कहा जाता है। आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, 2 6 10 वालों को कहीं बता रहती है। 159 वालों को आपको एसिडिटी वगैरह का भी बनते हैं, इसमें भी बनती है। क्यों, क्योंकि उसका नेचर है। ठीक है, इसमें भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ नहीं कुछ याद नहीं है, सीधा गिनती लिखनी है। अब वर्ण कैसे दिए गए, वर्ण यानी कैटेगरी। 4 कैटेगरी बताई थी ना मैंने, 4 कैटेगरी बताई थी मैंने, वही है यहाँ पे। क्षत्रिय, वॉरियर, 1 5 9, पैरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। क्षत्रिय यानी कि क्रोध, एग्रेशन, प्रोटेक्शन। वैश्य, वैश्य कौन होता है, बिजनेस वाला। 2 6 10, वृषभ, कन्या, मकर, सौम्य, सॉफ्ट। बिजनेस वाला कभी भी गुस्सा नहीं होगा, उसको पता है लाइजनिंग जितनी अच्छी होगी उतना मेरा बिजनेस अच्छा है। फिर आता है शूद्र, 3 7 11, जेमिनाई, लिब्रा और कुंभ। उसके बाद ब्राह्मण, 4 8 12, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये ब्राह्मण। ये राशियों के बताओ। पहले हमने प्लेनेट्स के देखे थे ना उस दिन, सिग्निफिकेंट कैटेगरी, एलिमेंट। अब सारी चीजें राशियों की, जॉडिक साइंस की चलती। ठीक है, अब हर एक जॉडिक साइन का डायरेक्शन भी होता है, हर राशि का दिशा। देखिए, जो ईस्ट डायरेक्शन में आती है वो आती है 1 5 9। अब नंबर से समझ में आ रहा है ना आपको, या बताने हाँ की जी। जरूरत नहीं है ना। एरीज, हाँ जी। लियो, सैजिटेरियस। वन हाँ जी। फाइव नाइन राशि जो है उसको ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन मिला 2 6 10 को, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न को, वृषभ, कन्या और मकर। वेस्ट डायरेक्शन मिला मिथुन राशि, तुला और कुंभ राशि को।
वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन मिला 4 8 12 से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये डायरेक्शन है आपके लास्ट में। प्लेनेट्स के भी डायरेक्शन होता है, वो भी मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है। बेसिक का कुछ भी नहीं छूटेगा आपको, चिंता मत करो, सारी चीजें बतानी है मैंने। अब इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने है, तो क्या अब आप अपनी कुंडली पढ़ सकते हो ना, अपने हॉरोस्कोप को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं आराम से। अभी तो अभी राशियों के ट्रेड्स ट्रेड्स बता दूंगा, प्लेनेट्स के सिग्निफिकेटर भी बताऊंगा, फिर आराम से पढ़ लें। कौन कहाँ पे कैसे जाता है वो सब बता दूँ, ठीक है। यात्रा दिशा और विवाह दिशा। अगर चंद्रमा का ट्रांजिट एरीज के अंदर, लियो के अंदर, और अगर सैजिटेरियस में हो, 1 5 9 में अगर ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रुकता है? 2.25 दिन। तो अगर चंद्रमा का ट्रांजिट मून का, आप देख सकते हैं डेली पंचांग होता आता है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं हाँ गोचर। तो वहां पे अगर मून अगर 159 में है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में अगर जर्नी करते हैं तो वो ऑस्पिशियस है। अगर मून 2 6 10 में ट्रांजिट कर रहा है तो साउथ डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि ये राशियां साउथ के लिए हैं। साउथ डायरेक्शन में अगर कहते हैं ना जर्नी करें, ट्रैवल करें, तो ऑस्पिशियस, ठीक है। तो ऐसे ही अगर चंद्रमा 3 7 11 में अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा 4 8 12 में अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में यात्रा कर सकते हैं। पंडित जी पूछने जाते नहीं, पंडित जी हम बाहर जा रहे हैं जी, किस दिन जाना सही रहेगा, कब जाना है? तो आपके सिटी से वो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन मिल जाती है, और देख लो उसका कौन सा नंबर होना चाहिए जिस दिन ट्रांजिट कर रहा है मून, वो सही है, ठीक है। अब त्रिगुण राशियों के, सतोगुण कैसा होता है? सत्व, सात्विक, अच्छाई, है ना, सात्विकता। रजोगुण यानी राजाओं वाला गुण, सांसारिक सुख प्लस प्रजा का ध्यान रखना और दोषियों को पनिश करना, यानी नीति और भेद सब। जो तमोगुण है वो थोड़ा सा कैसा है, बेवजह लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ऐसा ये करना। तत्वों को अच्छा, फिर सेकंड पे आता है रजोगुण और थर्ड पे आता है तमोगुण। तो जो सत्व गुण वाली राशियां हैं वो है 5 9 4, सॉरी 4 5 9 12, प्रोफाइल। सॉरी सॉरी 4 5 9 12। जो रजोगुण वाली राशियां हैं वो है 1 8 2 7। जो तमोगुण वाली राशियां हैं वो है 3 6 10 11, 3 6 10 11। सतोगुण के प्लेनेट है, रजो के हैं, और तमोगुण के प्लेनेट भी साथ में देखते हैं, ठीक ही रहे सबके लिए समय, ठीक है। शीर्षोदय पृष्ठोदय का और उदयोदय का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लीजिए आप। शीर्षोदय होता है जो फॉरवर्ड आगे की तरफ राइज होगा, पृष्ठोदय पीछे की तरफ बैक, और उदयोदय दोनों यानी आगे पीछे दोनों तरफ चलते हैं। तो ये जो राशियां होती हैं इनके ये दिए हुए हैं, पृष्ठोदय, शीर्षोदय, या जैसे ये उदयोदय में सिर्फ एक ही राशि आती है, वो आती है पाइसेस। बाकी आपके शीर्षोदय और पृष्ठोदय चलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए, इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, आगे तो बहुत काम आती है। लेकिन आपको ध्यान होनी चाहिए कौन सी राशि आगे की ओर राइज मतलब उदित होती है, और कौन सी राशि पीछे की तरफ उदित होती है, ठीक है। शीर्षोदय वाली राशि हमेशा स्टार्टिंग में आपको इनिशियल स्टेज पे रिजल्ट देती है। पीछे की ओर उदित होने वाली राशि हमेशा लास्ट में जाके रिजल्ट देती है, और उदयोदय वाली मिडल में जाके रिजल्ट देती है, ना आगे ना पीछे, मिडल में, ठीक है। हाँ जी। अब ये ग्रहों का जो प्लेनेट्स है उनका कैसे है, जैसे सूर्य कौन है? राजा। पिता कौन है? कश्यप, और माता कौन है? अदिति। चंद्रमा यानी कि रानी, पिता कौन है? अत्रि, और माता कौन है? अनसुया।
अनसुईया। मंगल कौन है? सेनापति। पिता कौन है? विष्णु जी। माता कौन है? पृथ्वी। बुध है राजकुमार, प्रिंस। पिता चंद्रमा, माता तारा। पिता चंद्रमा, माता तारा। बृहस्पति जुपिटर है, मंत्री। पिता कौन है? अंगीरा, अंगीरस ऋषि, बृहस्पति के पिता। माता है इनकी श्रद्धा। शुक्र भी मंत्री है, इनके पिता है भृगु ऋषि और माता है ख्याति। शनि है सेवक, इनके पिता है सूर्य और माता है छाया। इसलिए शनि को क्या बोला जाता है? छाया पुत्र। शनि का अच्छा। डोनेशन छाया देख के है ना, अपने तेल का जो हाँ जी। डोनेशन कहते हैं, अपनी छाया देख के दान, छाया दान, छाया पुत्र से करना। राहु केतु कौन है? ये द्वारपाल है। पिता कौन है? विप्रचिति और माता कौन है? सिंगिका। राहु केतु के पिता है विप्रचिति, माता है सिंगिका। राहु केतु का नाम है स्वर भानु, जिसके दो टुकड़े है ना, विष्णु भगवान ने हाँ। चक्र चलाया। स्वर भानु, स्वर भानु के पिता विप्रचिति और माता सिंगिका। ठीक है। राजा रानी सेनापति तक सब बताते हैं, पिता माता बहुत कम लोग बताएंगे। हर एक हाँ। पहले था, नहीं बताते। ठीक है। हाँ जी। चले आगे अभी। हाँ जी। बहुत है आज, क्या और करें कुछ आगे? नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। चलिए तो फिर आज, अब आप लोग जैसे मैंने जैसे कल भी बोला था आप लोगों को, अब मैं वापस बता रहा हूँ। आप लोग अपनी अब हॉरोस्कोप खोलिए। अब आपको पता है उसमें एसेंडेंट कौन है, मुझे पिक्चर के साथ में लिख के भेजिए या एक ड्रॉ कर लीजिए आप। लगन देखिए वहां पे क्या नंबर लिखा है, वो लगन हो गया, उसका लॉर्ड लगन लॉर्ड है। राशि कौन से हाउस में चंद्रमा, वहां पे कौन सा नंबर लिखा है, वो राशि होगी और उसका लॉर्ड होगा, वो आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। अब आपको पता है कौन से आपकी राशि का क्या स्वभाव है, फिक्स है, डुअल है ना, या मूवेबल है, कैसा उसका त्रिगुण है ना, सतव जी। रजस तमस है, वात कफ पित्त है। ये सारी चीजें अब आप लोगों के सब सामने हैं। आप लोग, अब आपको अच्छा। नक्षत्र भी पता है, उसमें नक्षत्र में देखिए कौन सा स्टेप है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन होगा। जैसे मृगशिरा मेरा है बढ़, मृगशिरा नक्षत्र है फोर्थ। मृगशिरा के जो स्टेप है फोर, वो कहाँ पे आता है? जेमिनाई के अंदर, इसलिए मेरी जेमिनाई राशि है। मृगशिरा नक्षत्र को रूल करता है मार्स, मंगल की नक्षत्र है, इसलिए मेरा नक्षत्र लॉर्ड है मंगल। मून साइन लॉर्ड है मर्क्यूरी, जेमिनी का। मेरा एसेंडेंट है 5 नंबर, मेरे फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो कौन सा हो गया मेरा? सिंह लगन हो गया। और लगन लॉर्ड कौन है? सूर्य। अब सूर्य हाँ। कौन है? सतव, सात्विक। मिथुन राशि कौन सी? डुअल साइन। हम्म। ठीक है। आप उसके गुण के अंदर जाएंगे तो वहां पे मिलेगा आपको त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों। गैस्ट्रिक भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है और जुकाम भी रह सकता है। आप इतनी चीजें पकड़ सकते हो ना, आपको इतना मैंने बताया आप लोगों को, आप प्रैक्टिकली करके देखो और अपने सब हाँ चीजों जी। को लिख के भेजो। आपको अगर कहीं भी नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करेक्ट करवाऊंगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है मेरे। लेकिन आप, क्योंकि आप जैसे जैसे जो चीज पढ़ रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि जो आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिकली भी करते जाइए, सब चीजें यहाँ पे सेट हो जाएंगी। नहीं तो फिर मैंने बताया आपने लिखा, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करिए आप अपनी, अपने हॉरोस्कोप पे कीजिए, अपने फैमिली के हॉरोस्कोप पे कीजिए, एक दो पे कीजिए, आपको पता चलने लग जाएगा। हाँ अगर ये है तो ये ऐसे क्यों है, इनका नेचर ऐसा क्यों है। अभी मैं आपको राशियों के ट्रेड्स भी बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीक में। फिर मैं आपको प्लेनेट्स के सिग्निफिकेटर भी बताऊंगा। फिर मैं आपको हर एक हाउसेस के ट्रेड्स बताऊंगा। ये जब 3 4 चीजें और बता दूंगा ना, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में नीच का हो रहा है, डेबिलेट हो रहा है, कब उच्च का हो रहा है। सर्व बली जब हम निकालेंगे, सर्व बली वो है वहां पे, फिर लगन लॉर्ड तो आप निकाल लोगे अभी D1 चार्ट से।
और नवांशेष D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा उसका लॉर्ड होता है वो नवांशेष होता है। इन तीनों को पकड़ लो, वो तीनों के गुण आपके अंदर हैं। ये आपकी एपिरियंस, ये आपका एटीट्यूड, ये आपका पर्सनालिटी, तीनों डिस्क्राइब कर लेंगे, किसी भी पर्सन का बता देंगे, पर वही होगा वहां पे। बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है? अभी लग रहा है आपको कॉम्प्लिकेशन है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है अभी? अभी प्रैक्टिस करेंगे तब। प्रैक्टिस आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कुंडली हाँ बनाइए जी। एस्ट्रोसेट से अपना, फिर ये आपके पास अगर जन्म पत्री है तो अब आपको समझ में आएगा फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है, उसका लॉर्ड देखिए। मून कौन से हाउस में है, वहां पे नंबर क्या लिखा है, वो आपका राशि लॉर्ड हो गया। फिर नक्षत्र हाँ। कौन सा आपका नक्षत्र है, उस नक्षत्र का लॉर्ड लिस्ट आपके पास है, वहां से देख सकते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। ये तो कर लेंगे ना। फिर आपको पता है कि ये राशि आप मैंने आपको सब बता दिया है, तो आप वो भी लिख सकते हो अपने चंद्र राशि का गुण, त्रिगुण कैसे हैं, सतव रजस तमस है, सौम्य है या क्रूर है, नालिफिक है या, हाँ सॉरी, है ना, पुरुष है या स्त्री राशि है, वो भी आप सब चीजें आप लिखिए ना, सारी हाँ। चीजें आपके पास है, लिखिए। और वही आपकी प्रैक्टिस होगी। ये हफ्ते में वही प्रैक्टिस करेंगे फिर। आप ये करेंगे ना, आप एक वीक पढ़ा, आप आराम से कीजिए ना इसको, है हम्म, ना, एक वीक है पूरा, हम सैटरडे को वापस नेक्स्ट क्लास करेंगे, तब तक आपके पास 8 दिन पड़े, आप आराम से कीजिए। और इसी से यही चीज आपकी हेल्प करेगी जब मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा। अगर ये चीजें क्लियर होंगी ना, तब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। या मैं आपको जैसे मूड का एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा तो वहां पे कुछ चीजें यहाँ से ही निकल के आती है, तब बेसिक अगर आपको पता है तब आप वो चीजें समझ पाओगे। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, अभी आज तक के लिए यहीं पे हम इसको, इस क्लास हाँ। को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में वापस आपसे मिलेंगे और